अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में आपने 5 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो फिर कौन सा लेवल बनता है? दैट लेवल इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल लेवल। डेफिनेशन की तरफ पहले देखते हैं कि वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स, एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम आर असेंबल्ड टूगेदर, जब इकट्ठे होते हैं, टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म। जब इकट्ठे होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है या फिर एक इंडिविजुअल बनता है। अब आप लोग के सामने एक डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम में देखिएगा मुख्तलिफ सिस्टम्स शो किए हुए हैं किसी भी एनिमल के अंदर, यानी जब स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, दिस इज अ लार्जर, यानी कि ऑर्गेनिज्म का जो लेवल होता है, दिस इज द लार्जर देन द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। बच्चों, अब हमने सबसे पहले ये देखना कि जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर कौन से अहम तरीन कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती है। सबसे पहली बात आपने ये देखनी है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ये एक सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग यूनिट होता है, एक कम्प्लेक्स किस्म का यूनिट है जिसकी रिप्रोडक्शन होती है और फिर एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट जनरेशन बनती है। 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑर्गेनिज्म लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम 3 मेन कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। पहला कैरेक्टर क्या है? ईच होल ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी को हम कहते हैं इनफरादियत, कि हर ऑर्गेनिज्म की एक खास किस्म की इनफरादियत मौजूद होती है और यही इंडिविजुअलिटी या इनफरादियत एक ऑर्गेनिज्म को अपनी ही स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ डिफरेंशिएट करने का सबब बनती है। मसलन अगर एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर हम ह्यूमन को कंसिडर कर लें तो दुनिया के अंदर जितने भी ह्यूमंस मौजूद हैं, हर ह्यूमंस की अलग अलग एक शनाख्त होती है, उसकी शक्ल सूरत के हवाले से, उसके अंदर इंटेलिजेंस के लेवल्स के हवाले से, उसकी साउंड को अगर देखा जाए उस हवाले से, तो तमाम ऑर्गेनिज्म जो है या इंसान जो है एक दूसरे से मुनफरिद नजर आते हैं। यही एक ऑर्गेनिज्म की अपनी ही स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंडिविजुअलिटी कहलाती है। दूसरा एक और अहम करेक्टर यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ टाइप के फंक्शंस, उनकी एक्टिविटीज और जो प्रोसेसेस होते हैं वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, यानी ये आपस में मजबूत तरीके से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं कि किसी एक ऑर्गन के अंदर, किसी एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के अंदर कोई एक्टिविटी में इजाफा होगा तो उसी बॉडी के अंदर दूसरे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर भी जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर भी इजाफा हो जाएगा। मसलन अगर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो अपने मसल्स को वो मूवमेंट करवा रहा होता है, तो मसल्स की मूवमेंट दर हकीकत किसी एक ऑर्गन्स की एक एक्टिविटी है। जब ये एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो उस बंदे के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्टिविटीज में भी इजाफा हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक्टिविटीज में भी इजाफा हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब कहने का यह हुआ कि ये सारी चेंजेस किस वजह से आई है? क्योंकि ये तमाम एक्टिविटीज, फंक्शंस और प्रोसेसेस बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटेड है, जुड़े हुए हैं और इनको जोड़ने वाले कुछ सिस्टम्स मौजूद होते हैं। उन सिस्टम को हम कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम का नाम दे देते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स एनिमल्स के अंदर बच्चे कौन कौन से हैं? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है और इसी तरीके से जो एंडोक्राइन सिस्टम है इनके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के ग्लैंड बॉडी के आ जाते हैं। ओनली हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज इन प्लांट्स, जबकि प्लांट्स में हार्मोन्स ही होते हैं जो ऐसी कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाते हैं। एक और करेक्टर भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है जो कि थर्ड होता है
कि ऑर्गेनिज्म एज अ होल वर्क करता है, अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन करता है, माहौल में होने वाली तब्दीलियों को बाकायदा रेस्पॉन्स से शो करता है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर माहौल के अंदर कोई चेंज आ गई है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनिज्म उस चेंज के मुकाबले में कोई रेस्पॉन्स शो करता है। और बच्चों, ये तीन मेन करेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम पॉपुलेशन की तरफ जाते हैं। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस, कि किसी भी मखसूस टाइम में मखसूस एरिया के अंदर ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करता हो, पॉपुलेशन कहलाता है। और पॉपुलेशन की डायग्राम आप लोग के सामने मौजूद है। एक मखसूस एरिया है और मखसूस एरिया के अंदर स्पेसिफिक टाइम में एक ही पॉपुलेशन, एक ही स्पीशीज के कुछ अफराद हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, लॉयंस हैं। और बच्चों, इनका यही ग्रुप क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। दिस इज हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन इंडिविजुअल लेवल। एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें जो हम कोट कर सकते हैं। मसलन किसी भी फॉरेस्ट के अंदर लॉयंस की जो पॉपुलेशन होगी, अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो दैट स्टडी विल बी एट पॉपुलेशन लेवल स्टडी। अगर किसी राइस फील्ड में रैट्स की पॉपुलेशन मौजूद होगी, तो बच्चों उस स्पेसिफिक फील्ड में रैट्स की स्टडी पॉपुलेशन लेवल की स्टडी कहलाएगी। क्लास के अंदर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन। इसी तरीके से किसी भी सिटी के अंदर मखसूस टाइम में जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन है, ये भी एक एग्जांपल है इस लेवल में। नेक्स्ट, पॉपुलेशन लेवल में हम कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इनको हम एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं, पैरामीटर्स का नाम देते हैं। और एग्जाम के अंदर बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि राइट डाउन द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। बच्चे, इसमें हमने 5 मेन एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन लेवल इज जीन फ्रीक्वेंसी। जीन्स क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ डीएनए विच कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शंस। और इन जीन्स को बनाने वाले अलील्स मौजूद होते हैं जो इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। अगर किसी एक पॉपुलेशन के अंदर हम देखते हैं कि जीन्स की तादाद 200 है, तो फिर नेक्स्ट जो दूसरी पॉपुलेशन होगी उसके अंदर जीन्स में जो फ्रीक्वेंसी होगी या परसेंटेज होगी वो कितनी होगी? वहां 200 जीन्स हैं या उसकी निस्बत कम है, ज्यादा है। इसके अलावा एक पॉपुलेशन के अंदर फर्ज कर लें कि ए जीन मौजूद है। अब ए जीन की फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज है 3%। तो दूसरी पॉपुलेशन के अंदर जो जीन की फ्रीक्वेंसी होगी वो मे बी 4%, मे बी 5%, मे बी 2% हो सकती है। तो मतलब कहने का यह है कि जीन फ्रीक्वेंसी एक ऐसा करेक्टर है जो विद इन द पॉपुलेशन एंड बिटवीन द पॉपुलेशन डिफरेंस का सबब बनता है। जीन फ्लो मीन मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू एन अदर पॉपुलेशन, या मूवमेंट ऑफ जीन्स आउटसाइड ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन फ्लो। तीसरा करेक्टर हम स्टडी करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं उनकी एज के अंदर डिफरेंस मौजूद होता है। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो कि कम उम्र वाले होते हैं, कुछ एज यानी कि ऐसे इंडिविजुअल मौजूद होते हैं जिनकी एज ज्यादा है। अगर हम किसी पॉपुलेशन के अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर लें तो पता चल जाता है कि इस पॉपुलेशन के अंदर जो है ना, मॉर्टेलिटी रेट की पोजीशन क्या होगी, इनफर्टिलिटी रेट की क्या पोजीशन होगी, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के और भी जो करेक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन के, वो एज डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से मालूम किए जा सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी से मुराद ये है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम, किसी भी यूनिट टाइम के अंदर इंडिविजुअल्स की तादाद कितनी होती है। अगर किसी एरिया के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है तो हम कहेंगे कि इस पॉपुलेशन में जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। आखिरी जो पैरामीटर या एट्रीब्यूट्स है दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन प्रेशर, कि किसी भी एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन मौजूद है उस पॉपुलेशन का उसी एरिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर प्रेशर कितना है। यानी अगर रिसोर्सेज होंगे कम, अफराद की तादाद पॉपुलेशन के अंदर होगी ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली उन अफराद के दरमियान, उन इंडिविजुअल्स के दरमियान एक कंपटीशन डेवलप हो जाएगा। पॉपुलेशन का जो प्रेशर होगा
वो इन्वायरमेंट के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इंडिविजुअल्स की तादाद भी बहुत कम है, तो फिर उन इंडिविजुअल्स का जो प्रेशर होगा अपने रिसोर्सेज के ऊपर ऑटोमेटिकली वो लो होगा, कम होगा। नेक्स्ट बच्चे एक और लेवल हम पढ़ते हैं, नंबर 8, दैट इज कम्युनिटी। दिस इज अ हायर लेवल एज कंपेयर टू दी पॉपुलेशन लेवल। डेफिनेशन क्या है इसकी? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। किसी भी मखसूस एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं, एनिमल्स मौजूद हैं, या इनके अलावा फंजाई है या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी पॉपुलेशन मौजूद हैं, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को जब इकट्ठा कर लिया जाता है तो एक बिग यूनिट बनता है, एक बिग लेवल बनता है। उस लेवल को हम कम्युनिटी लेवल का नाम दे देते हैं। किसी भी कम्युनिटी के अंदर बच्चे सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को ही शामिल करते हैं। कम्युनिटी के अंदर जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं एरिया के, वो शामिल नहीं होते। आप लोगों के सामने एक डायग्राम मौजूद है, एक एरिया मेंशन किया गया है। इस एरिया के अंदर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स की जो पॉपुलेशन है वो नजर आ रही होंगी। इन तमाम पॉपुलेशन को जब इकट्ठा कर लिया जाता है तो कम्युनिटी डेवलप होती है। दिस कम्युनिटी इज डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ये ऑर्गेनिज्म की एक कलेक्शन है, ऑर्गेनिज्म का मजमूआ है। लेकिन इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी है ये फिक्स नहीं है, डायनामिक है। यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है उनके अंदर फ्लक्चुएशन होती रहती है। सम टाइम उनकी फ्लक्चुएशन इंक्रीज हो जाती है, सम टाइम वो फ्लक्चुएशन डिक्रीज हो जाती है। अब इनकी इंक्रीजिंग या जो डिक्रीजिंग होती है उसकी मेन रीजन क्या है? फ्लक्चुएशंस इन एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक फैक्टर्स। अगर उस कम्युनिटी के अंदर एबायोटिक फैक्टर में कोई तब्दीली आ जाए या बायोटिक फैक्टर्स के अंदर अगर कोई तब्दीली आ जाए तो उससे उस कम्युनिटी के अंदर फर्क पड़ जाता है। मसलन अगर किसी कम्युनिटी के अंदर प्रीडेटर की तादाद इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्रे की तादाद कम हो जाएगी। तो दिस विल बी द बायोटिक फैक्टर विच काज फ्लक्चुएशंस इन प्रे पॉपुलेशन। इसी तरीके से बच्चे अगर किसी कम्युनिटी के अंदर टेम्परेचर में इजाफा हो गया है तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो ना इस हाई टेम्परेचर को अफोर्ड नहीं कर सकती, उनकी डेथ हो जाती है। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है जो कम्युनिटी के अंदर किसी खास किस्म की पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है या कर रहा है। इस कम्युनिटी के अंदर बच्चे हम दो टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। वन टाइप इज कॉल्ड एज सिंपल कम्युनिटी एंड अदर इज कॉल्ड एज कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस मौजूद हैं, इनको बच्चे हम जरा देखते हैं। पहला डिफरेंस इनकी डेफिनेशन का, द कम्युनिटी इन विच द नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड। जिस कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन की तादाद और साइज कम होगा, लिमिटेड होगा, उसको हम सिंपल कम्युनिटी का नाम दे देते हैं। और जिस पॉपुलेशन के अंदर जिस कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन की तादाद और उसका साइज लार्ज होगा उसको हम कम्प्लेक्स कम्युनिटी का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट बच्चे एक और डिफरेंस है, सिंपल कम्युनिटी इज अनस्टेबल कम्युनिटी। ये स्टेबल कम्युनिटी नहीं होती, जबकि कम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या है? एक स्टेबल कम्युनिटी है। थर्ड डिफरेंस, एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मे हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। किसी भी सिंपल कम्युनिटी के अंदर अगर नॉन लिविंग या लिविंग फैक्टर्स में कोई तब्दीली आ जाए तो उसका इफेक्ट सिंपल कम्युनिटी पर क्या होगा? नंबर 1 ड्रास्टिक, इंतहाई खतरनाक होगा। नंबर 2 लॉन्ग लास्टिंग होगा, लंबे अरसे के लिए वो कम्युनिटी ऐसे डिस्टर्ब होगी कि फिर उसको एस्टेब्लिश होने में टाइम लग जाएगा। इसके मुकाबले में जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, इट कैन बेयर एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। इसमें अगर कोई बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर में तब्दीली आ जाएगी तो ये उसको बर्दाश्त यानी अफोर्ड करने की एबिलिटी रखती है। नेक्स्ट बच्चे हम एक और डिफरेंस देखते हैं, वो है एग्जांपल। अ फॉलन लॉग, यानी एक गिरा हुआ जो दरख्त है उसके नीचे जो कम्युनिटी मौजूद होती है, दैट कम्युनिटी इज कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी।
इसके मुकाबले में जो फॉरेस्ट है या कोई पॉन्ड है उसमें मौजूद कम्युनिटी को हम कम्प्लेक्स कम्युनिटी का नाम दे देते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कम्प्लेक्स कम्युनिटी। इसको स्टूडेंट्स आपने हर सूरत में अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट बच्चे एक और डिफरेंस, बल्कि एक और लेवल हम देखते हैं, उसका नाम है इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एज एन इकोसिस्टम। यानी कि अगर किसी एरिया के अंदर हम दो चीजों को शामिल करें, लिविंग और नॉन लिविंग, तो इनसे जो ओवरऑल वो एरिया बनता है उसका हम नाम दे देंगे इकोसिस्टम का। यानी इकोसिस्टम के अंदर जो पॉपुलेशन मौजूद होंगी वो भी हम शामिल करते हैं। फिर उसी एरिया के अंदर जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, सॉइल कंडीशन है, वाटर है, इस तरह की नॉन लिविंग चीजों को भी जब शामिल कर लिया जाए तो ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर बनती है उसका हम इकोसिस्टम का, ओवरऑल जो एरिया बनता है उसका हम इकोसिस्टम का नाम दे देते हैं। अब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म की जो इंटरेक्शन होती हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होते हैं, उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। उनमें से एक शेप का हम प्रीडेशन का नाम देते हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म प्रे और कुछ ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर कहलाते हैं, और इन दोनों के दरमियान में ये जो एसोसिएशन है इसको हम प्रीडेशन कह देते हैं। एक और रिलेशनशिप या शेप को हम पैरासाइटिज्म का नाम भी देते हैं कि वन ऑर्गेनिज्म एक्ट एज पैरासाइट while other act as host, और इन दोनों के दरमियान ये एसोसिएशन पैरासाइटिज्म कहलाएगी। थर्ड नंबर पर कॉमेंसलिज्म है। ये भी एक ऐसी शेप है ऑर्गेनिज्म की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट लेता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको इससे ना ही कोई नफा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। इसके अलावा एक फोर्थ शेप म्यूचुअलिज्म की फॉर्म में भी मौजूद होती है कि दो ऑर्गेनिज्म के माबैन ऐसा रिलेशनशिप बनता है जिसमें दोनों को बेनिफिट्स मिलते हैं। आखिर में बच्चे एक और शेप है, उसको हम कंपटीशन का नाम देते हैं, और ये कंपटीशन विद इन द स्पीशीज यानी कि विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज भी हो सकता है, जिसको हम इंटरा स्पेसिफिक कंपटीशन का नाम देते हैं, और बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कम्युनिटी भी हो सकता है कि मुख्तलिफ स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के दरमियान भी डिफरेंस होता है, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के दरमियान भी एक कंपटीशन मौजूद होता है जिसको हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का नाम देते हैं। आखिरी लेवल है बच्चे, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इस पूरे अर्थ प्लैनेट के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम्स मौजूद हैं बच्चों, इन तमाम इकोसिस्टम को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो इसमें जो इकट्ठा करने से एक बिग यूनिट बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज बायोस्फीयर लेवल। आप लोगों के सामने एक डायग्राम मौजूद है, इसमें आप देखिएगा एक पोर्शन के को हाइड्रोस्फीयर से शो किया हुआ है। ये वो पार्ट है इस अर्थ प्लैनेट का जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट पर मुश्तमिल है। दूसरे को उन्होंने लिथोस्फेरिक से शो किया हुआ है, दिस इज द पार्ट ऑफ द अर्थ प्लैनेट वेयर लैंड इज प्रेजेंट। थर्ड को एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट का वो पार्ट है जहां पर जस्ट एयर मौजूद होती है, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। जब बच्चे हम इन तीनों को इकट्ठा करते हैं तो इससे जो कंबाइन यूनिट बनता है उसी को ही हम बायोस्फीयर का नाम दे देते हैं।